तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग और जानते हैं कि अकबर के कार्यकाल में और ज़्यादा मुग़ल एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला। तो अर्ली एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, शुरू शुरू में जो एम्पायर था अकबर के शुरुआती दौर में, जब अकबर सुल्तान की गद्दी पर जो है बैठता है, शहनशाह हिंदुस्तान बनता है। और जैसा कि आपने देखा अभी, उसने नोबिलिटी की तरफ से जो आवाज़ें आ रही थी उसने उसको शांत कर दिया। जो बगावत की लहर नोबिलिटी की तरफ से थी, अकबर ने उसको शांत करा। प्लस सबसे ज़्यादा बंदिशें जो उसके जीवन काल में लगी हुई थी उसके बड़े होने तक, वो थी बैरम खान की तरफ से। और बैरम खान भी जो था उसको भी साइडलाइन कर दिया गया अकबर के द्वारा। अब हम देखते हैं एम्पायर का एक्सपेंशन कैसे हुआ फ्रॉम 1570 टू 76। इन 16 सालों में अकबर जो है मुगल एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा फैलाने की कोशिश करता है। ठीक है, अभी तक क्या था, अपनी उलझनों में उलझा हुआ था। ठीक है, कभी इसकी सुननी है, कभी उसकी सुननी है, कभी आदम खान बगावत कर रहा है। अब वो बगावत शांत हुई काफ़ी हद तक। ठीक है, आदम खान के मरने की वजह से, बैरम खान के जाने की वजह से, और वो भी मरी गया। महामंगा जो था उसका भी नेचर ये पहचान ही गया। अब इन 16 साल में प्रॉपर तरीके से जो वो करना चाहता था, जैसे वो करना चाहता था, अकबर ने सब कुछ करने की कोशिश करी। और इन 16 सालों में फ्रॉम 1560 टू 1576 एम्पायर जो है वो आसमान की बुलंदियों को छुएगा। तो ही कॉन्कर्ड नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम आगरा टू गुजरात एंड देन फ्रॉम आगरा टू बंगाल। इसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को भी स्ट्रेंथन करा, एक्सपेंड करा, एंड लेटर ही वेंट अप टू डेक्कन। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंशनिज्म वाली पॉलिसी को थोड़ा सा पहचानते हैं। और जो राजपूताना के साथ जो इसने लड़ाइयाँ करी, जो उनके साथ ये भिड़ा और उनकी टेरिटरीज को कब्जा करके कैसे मुगल फ्रंटियर्स को इसने एक्सपेंड करा, उसको एक बार के लिए जरा देखते हैं। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुनवा रहा हूँ, उसको सुनो ध्यान से, तो आपको एक्सपेंशनिज्म पॉलिसीज नज़र आएंगी, समझ में आएंगी अकबर की। जैसे जैसे अकबर बड़ा हो रहा था, एक्सपेंशनिज्म पॉलिसीज इसकी कैसी चल रही थी। शुरुआती दौर में थोड़ा सा बैरम खान की सपोर्ट की मदद से, और बाद में उसने इंडिपेंडेंट तरीके से भी कैसे एक्सपेंशनिज्म अपना करना चाहा और कैसे उसने शुरुआत करी इन सब की। ठीक है, तो हम इसको पहचानते हैं ज़रा। और इस तरह बैरम खान ने दिल्ली की गद्दी पर जलालुद्दीन मोहम्मद को बिठा दिया। अगले 6 वर्षों में बैरम खान ने हिंदुस्तान को पूरी तरह हासिल करने के लिए पड़ोसी रियासतों और सूबों में जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से फरमान भेजा। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की तरफ से आगाह किया जाता है कि अरसा 1 माह में आप अपनी सल्तनत को मफौज व खजाना मुगलिया सल्तनत के हवाले कर दें और मुगल सल्तनत के मातहत वफादार रहकर जजिया और दूसरे महसूलात अदा करें। अगर आपने इनकार किया या इस शाही फरमान पर अमल नहीं किया तो जलालुद्दीन का इताब आप पर नाजिल होगा और ये नाकाबिले मुआफी जुर्म और गुनाह समझा जाएगा और मुजरिम व गुनहगार के साथ ये जोधा का उसकी बाप है, सल्तनत को भी अंबर का राजा। नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। फकत बहुक्म शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद जाओ अपने शहंशाह से कह दो कि हम अपना राज नहीं देंगे। जो नहीं मानेंगे अब उनके खिलाफ बगावत होगी। सुनने का आदि नहीं है। राजपूताना मिलने की कोशिश करेंगे, साथ में अलायंस बनाएंगे। हमें स्वीकार है, पर हमारी भी कुछ शर्तें हैं। हम अजबगढ़ नहीं देंगे। बाहर निकालो इन्हें। हमले के लिए तैयार। जो प्यार से नहीं माने अब उनको छीना जाएगा उन टेरिटरीज को।
तैयारियां मुकम्मल हो गई खान बाबा। जलाल, मुगलिया फौज को आपके हुक्म का इंतजार है। क्या हमने उन्हें सुलह करने का आखिरी मौका दिया है? चगताई खान, हुजूर आलम पनाह, हमारा भेजा हुआ आखिरी फरमान वापस आ चुका है। एक चीज का ध्यान रखना, उसने दोबारा पूछा अपने मिलिट्री कमांडर से, जो ये बंदा था ना यहां पर, ये चगताई खान है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे जब अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, और नवरत्नों वगैरह सबके बारे में पढ़ेंगे। आपने टोडरमल को तो देख ही लिया, और कैसे इसके पर्सनल खानदान के जो लोग थे वो नोबिलिटी में शामिल थे। ये पर्सन है चगताई खान, अकबर का बहुत फेवरेट कॉन्फिडेंट था। ये मिलिट्री कमांडर था उसका, और बहुत सारी बैटल्स उसके लिए जीत कर आता था, और स्पेशली बैरम खान के बाद इसने बहुत अकबर का साथ दिया। चगताई खान नाम था इसका, ठीक है। तो आपने देखा कि अकबर जो है वो आखिरी मौका भी देता था एक बारी वॉरफेयर को इनिशिएट करने से पहले, और जब फिर भी कोई नहीं मान रहा है तो अकबर वॉज लेफ्ट विथ नो चॉइस। लेकिन फिर उसको अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए शत्रुओं पर अटैक करना ही पड़ता था। और आपने जैसा कि अभी देखा, जितनी रियासतों पर वो, या रियासतों के पास जो वो फरमान भिजवा रहा है, ज़्यादातर कौन सी रियासतें हैं वो राजपूताना रियासतें हैं, राजपूताना प्रोविंसेस हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने प्यार से बात नहीं मानी। अब अकबर के कहर का, अकबर के गुस्से का सामना उनको करना पड़ेगा। अब वो उसका शिकार बनेंगे, ठीक है। और राजा जो अंबर का जो राजा था, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि अकबर के साथ रिश्ते साझा करने में ही समझदारी है। तो वो धीरे धीरे करके अकबर से मुलाकात करता है, अकबर को बुलाता है, जिसको मैं अभी आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। मैट्रिमोनियल अलायंसेस कैसे साझा होते हैं मुगल एम्पायर और राजपूताना किंगडम्स के बीच में। और अंबर का जो राजा होता है वो आगे चलकर अकबर का ससुर बनता है। जोधा उसकी बेटी होती है, और वो अपनी बेटी की शादी शहनशाह हिंदुस्तान अकबर से करवा देता है। और ऐसे चलकर जब एक बार बात यह है कि भले ही सिर्फ अंबर के राजा ने अपनी बेटी दी थी अकबर को शादी करने के लिए, और अकबर ऐसा नेचर का था भी नहीं कि वो मल्टीपल शादियां करे, ठीक है। बीवियां तो कहने को देखो उसकी 3 थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो अकबर है वो हर किसी के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए वो सबकी बेटियों से शादी कर ही लेगा। लेकिन फिर भी बस एक बारी एक राजपूत औरत के आने की देरी थी अकबर की ज़िंदगी में, और उसके बाद अकबर पूरी ज़िंदगी में अपनी जो ट्रस्ट करता रहता है वो राजपूतों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। इसके कोर्ट में जो आपको नवरत्न दिखेंगे वो ज़्यादातर राजपूत खून वाले दिखेंगे। जो इसके मिलिट्री कमांडर्स दिखेंगे आपको वो राजपूत खून वाले दिखेंगे। जो सैनिक दिखेंगे वो राजपूताना दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपने एक्सपेंशनिज्म की इसकी पॉलिसी देख ली कि कैसे फरमान भिजवाया जा रहा है, उनसे कुछ चीज़ों की डिमांड करी जा रही है, रेवेन्यू की डिमांड करी जा रही है। अगर वो प्यार से मान रहे हैं कि मुगल एम्पायर की छत्रछाया में वो काम कर सकेंगे, इट इज़ वेल एंड गुड। अगर वो बगावत की लहर पर दौड़े हुए हैं तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता उनका। ठीक है। उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्वालियर, मालवा एंड गोंडवाना एरियाज एंड किंगडम्स। अकबर जो है ही स्टार्टेड हिज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन विद सेंट्रल इंडिया। 1559 से 1560 में पहला एक्सपीडिशन जो है इट वाज सेंट टू कैप्चर ग्वालियर बिफोर मूविंग टुवर्ड्स मालवा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था 1561 में मालवा जो था, मालवा का जो रूलर था बाज बहादुर, इसको आदम खान ने हराया था, जो कि अकबर का सौतेला भाई था। किसका बेटा था आदम खान? किसका बेटा था? महामंगा का, ठीक है। जो कि ये जो बाज बहादुर था वो भाग गया था बुरहानपुर ना एमपी के अंदर ही जगह है, ठीक है। तो हाउएवर ड्यू टू सेंसलेस क्रुएलिटीज ऑफ आदम खान and his successor, there was a reaction against Mughals which enabled Baz Bahadur to recover Malwa. उसके बाद आप जानते हो बैरम खान की रेबेलियन के साथ डील करने के बाद बैरम खान भी बगावत पर उतर आया था, ठीक है। उससे डील करने के बाद अकबर ने एक और एक्सपीडिशन सेंड करा टुवर्ड्स मालवा, क्योंकि बाज बहादुर ने उसको रिकवर कर लिया था। बाज बहादुर जो है उसको भागना पड़ा, और कुछ समय के लिए he took shelter with the राणा ऑफ मेवाड़। इधर उधर से भटकते हुए फ्रॉम वन एरिया टू अनदर ही फाइनली सरेंडर्ड एट अकबर्स कोर्ट एंड वाज एनरोल्ड
एनरोल्ड एज मुगल मनसबदार। इधर से उधर भागता है, लेकिन फाइनली देख रहे हो अकबर ने इसको ना मारा ना ऐसा करा अकबर ने कि इसको काट के रख दिया हो, बल्कि उसको मनसबदार बना देता है। अब मनसबदार देख रहे हो, यानी कि जमीन मिली, इज्जत मिली, खुद के रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स मिला, एक्स्ट्रा बस जो रेवेन्यू होंगे वो आपको पहुंचाना है सेंट्रल गवर्नमेंट तक। और ये मनसबदार राइट्स अगर दिल्ली सल्तनत में होते श्रेया, तो मैं इनको क्या कहता, इक्ता सिस्टम, है ना। और ये पर्सन मनसबदार इक्तदार होता, और ये मनसब राइट्स उधर इक्ता राइट्स होते। तो मालवा जो है इट केम अंडर मुगल सुजैनिटी, मुगल अथॉरिटी। बात करें गोंडवाना की, गोंडवाना किंगडम को उस टाइम पर कहा जाता था गढ़कटंग, गढ़कटंग, ठीक है। द किंगडम ऑफ गोंडवाना इंक्लूडेड द नर्मदा वैली एंड नॉर्दर्न पोर्शन जो मध्य प्रदेश के थे, एंड नंबर ऑफ गोंड एंड राजपूत प्रिंसिपैलिटीज। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट था सेंट्रल इंडिया के अंदर, एंड इट वाज रूल्ड बाय इनिशियली रानी दुर्गावती, द चंदेला प्रिंसेस फ्रॉम महोबा, जो कि विधवा थी दलपत शाह की, हु वाज सन ऑफ संग्राम शाह। 1564 में असफ खान, ये मुगल गवर्नर था इलाहाबाद का, अराउज्ड बाय द स्टोरीज ऑफ फेबुलस वेल्थ एंड ब्यूटी ऑफ रानी, ही अटैक्ड गोंडवाना। अकबर का मकसद नहीं है इस रानी को उठाकर लेकर आना, ये बहका है, असफ खान बहका है। और मैंने आपको बताया था ना, नोबल्स कुछ भी करते थे अकबर की आड़ में, अकबर के नाम की आड़ में। अब आदम खान जो भी हरकतें कर रहा है, अकबर बोल रहा है उसको करने के लिए, अपनी मर्जी से जो भी करे जा रहा है अकबर बोल रहा है उसको करने के लिए। बैरम खान ने बात मानी अकबर की, वो तो बल्कि अकबर को अपनी बात मनवा दे, लेकिन रानी दुर्गावती ने फिर भी बहादुरी के साथ सामना करा मुगल फोर्सेस का, बट शी लॉस्ट द बैटल। अपनी बॉडीली इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने जौहर तो नहीं करा, लेकिन खंजर भोग दिया था अपने पेट में, बड़ा सा एक खंजर था वो भोग लिया था अपने पेट में, मार दिया था अपने आप को। शी स्टैब्ड हरसेल्फ टू डेथ एंड गोंडवाना वाज एनेक्स्ड टू द मुगल एम्पायर। उसको लगा कि असफ खान या फिर मुगल एम्पायर, मतलब ये उठा के मुझे मुगल एम्पायर के पास, अकबर के पास ले जाएगा, या मुझे हरम में रखा जाएगा, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होगा मेरा। तो इस वजह से उसे अपनी बॉडीली इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपने आप को खंजर मार दिया था। अकबर लेटर रिस्टोर्ड द किंगडम टू चंद्र शाह, ये छोटा बेटा था संग्राम शाह। फालतू में इतनी सुंदर रानी मर गई, वापस जब देना ही था। लेकिन वही मैंने बताया ना, अकबर ने नहीं बोला था ये सब करने को, ये कौन कर रहा है ये सब, इलाहाबाद का मुगल गवर्नर असफ खान। राजस्थान की अभी आपने कहानी देख ही ली। वैसे तो रूलर्स को कैसे, जितने ज्यादा फरमान अभी जो भेजे थे, जो अभी मैंने आपको दिखाया शाइनी, तो वो उन्हीं को भेजे गए ना मयूर, राजपूताना किंगडम्स को, है ना। कुछ कुछ ने बात मानी कि हम रेवेन्यू शेयर करेंगे, कुछ कुछ ने बात नहीं मानी। जिसने नहीं मानी, अकबर ने आखिरी भी सुलह का पैगाम भिजवाया कि नहीं भिजवाया। और चगताई खान वहां से क्या खबर लेकर आता है श्रेया, कि सुलह का परचम वापस आ चुका है, ठीक है। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजस्थान, इट सीम्स दैट अकबर वॉज फुली अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ राजपूत किंगडम्स, और वो उनको दोस्त के रूप में या उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहता था। क्यों? ज्यादातर मुगल सल्तनत के, मुगल एम्पायर के जो रेवेन्यू खर्च होते थे, मैन मटेरियल खर्च होते थे, वॉरफेयर जो फाइनेंस करना पड़ता था, ज्यादातर इनकी लड़ाई किसके साथ होती थी? राजपूताना किंगडम्स के साथ लड़ाई होती थी इनकी। तो ये कोशिश यही करता था, ही ट्राइड टू विन ओवर द राजपूत्स वेरेवर पॉसिबल एंड इंडक्टेड देम इनटू द मुगल सर्विस। और बात यह भी है कि ऐसा नहीं था कि जो अकबर है वो पहला ऐसा रूलर था कि जिसने राजपूतों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिल्ड करना शुरू करे, ऐसा नहीं था। अगर आप दोस्तों 7th क्लास की एनसीईआरटी की तरफ देखोगे, आवर पास थ्रू की जो बुक है, और जहां पर जो मुगल एम्पायर का जो चैप्टर मैंने आपको करवाया था, एक बार के लिए मैं आपको रिकॉल करवाता हूं जरा इसको। ये एक पैराग्राफ देखो, मैंने आपको बोला था हम कुछ महीनों के बाद इस पर लौट कर आएंगे, और आज वो दिन है जब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं।
मैंने आपको उस टाइम पर भी क्लियर करा था बहुत अच्छे से कि अकबर की शादी जोधा से हुई है, आप लोग सिर्फ इतना ही जानते हो थ्रू सीरियल, थ्रू मूवीज, थ्रू बुक्स। लेकिन ऐसा नहीं था कि अकबर के टाइम पर मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिल्ड होना शुरू हुए राजपूतों के साथ। ये इसके बाप दादाओं ने भी करे हैं, देखते हैं प्रूफ जरा इसका। तो जो जहांगीर की जो माँ थी, ठीक है, शी वॉज अ कच्छावा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबर, मतलब वही जोधा की बात हो रही है, मॉडर्न डे जयपुर। द मदर ऑफ शाहजहां वॉज अ राठौड़ प्रिंसेस, द मदर ऑफ शाहजहां वॉज अ राठौड़ प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि रिश्ते जो थे वो हुमायूं ने भी स्टैब्लिश करे थे राजपूतों के साथ, ठीक है। तो राजपूत जो थे, दे आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, एंड मेनी ऑफ देम, मतलब जो राजपूत रूलर्स जो थे, दे हैड मैरिड देयर डॉटर्स इनटू द मुगल फैमिलीज, और उनके बाद उनको हाई पोजीशन मिल जाती थी। पोजीशन हाई ना भी मिले तो एटलीस्ट मनसबदारी राइट्स तो उनको मिल ही जाते थे, ठीक है। और जब एक बार उनको डिफीट कर दिया जाता था, दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स एंड गिवन देयर लैंड्स वतन बैक एज वतन जागीर। ओके, वापस आते हैं यहां पर। तो हम बात कर रहे थे मैट्रिमोनियल अलायंसेस की, तो जरा मैट्रिमोनियल अलायंसेस की तरफ निगाह मारते हैं। बैरम खान के बगावत के टाइम पर जब राजपूत रियासतों को जब ऑफर दिया जाता है कि तुम हमें रेवेन्यू दो, और जब वो नहीं मानते हैं और उनको हराया जाता है युद्ध में, तो अकबर का आप रवैया देखो। वैसे तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बारे में पढ़ने वाले, लेकिन उनके साथ जैसे कि अभी मैं आपको एनसीईआरटी से वतन जागीर बता रहा था, अकबर कैसे दोबारा से उनको राइट्स देगा, कैसे उनका जो किंग का जो औहदा है वो रिस्टोर करवाएगा, जानता है कि कितने हम्बल तरीके से शत्रु को ट्रीट करना है। तो अकबर के इस साइकोलॉजी को, उसकी इस आइडियोलॉजी को समझते हैं जरा। पिछली कई जंगों से हम आपकी आंखों में बगावत देख रहे हैं खान बाबा। आज पहली बार हमने आपकी शमशीर को रोका। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब अपने फैसले हम खुद लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज से कोई भी जंग जीतने के बाद हारे हुए मुल्क के कैदियों के साथ रहमदिली से पेश आए। आज हम ये ऐलान करते हैं नंबर 1 कि जंगी कैदियों को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। ये मुनासिब नहीं। इस मुल्क में हमें हुकूमत का ही नहीं, ईमान का परचम भी लहराना है। ट्रीटमेंट ऑफ एनिमीज, कैसे ट्रीट करेगा शत्रुओं को। हमने आपको गलत समझा। यदि ऐसा है तो हमें आपकी छत्र छाया में अपना राज्य चलाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड रिलेशंस ऑफ राजपूताना एंड मुगल्स। आइए राजा। बड़ी ही इज्जत के साथ चगताई खान हरा दिया, सब कुछ हो गया। मुगल एम्पायर की छत्र छाया को एक्सेप्ट करने के लिए जो शत्रु है वो मान गया। स्पेशली हम यहाँ पर बात कर रहे राजपूताना की, जो रूलर्स हैं वो मान गए। चगताई खान बड़ी ही इज्जत के साथ दोबारा से उनको बिठाकर आएगा उनकी राज्य गद्दी पर, उनके एम्पायर तक लेकर जाने के लिए, और सुलह फिर से साइन कर आएगा, एक डॉक्यूमेंट लेकर आएगा वापस लौटते हुए। बहुत सारी जगह पर डॉक्यूमेंट आता था, वो हम पढ़ेंगे, आता भी था और नहीं भी आता था। अब ये वाली बात पूनम दलाल दहिया में पता नहीं क्यों नहीं दे रखी, इनको लिखनी चाहिए थी। लेकिन जो क्लास 12 की जो बुक है थीम 2, वहां पर जो मुगल एम्पायर के जो 2 चैप्टर्स हैं मैंने आपको पढ़ाया था, इनका पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट होता था जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे। लेकिन ये राजपूत किंगडम से जिसको भी हराया जा रहा है वो साइन कर देते थे किंगडम, जो ये डॉक्यूमेंट्स है कि हाँ हम आपकी छत्र छाया में जो है वो ये किंगडम अपना चलाएंगे। अगर बैरम खान होता और बैरम खान की बात अगर अकबर ने मानी होती तो ये तो क्या करता था, ये कोई माफी वाफी नहीं, वो तो उसको क्या बोल रहा था कि हम इसको काट के रख देंगे, अभी इसको घुटनों पे बिठाया था। तो बैरम खान की तो पॉलिसी एक ही थी कि शत्रु को हराओ और उसको निश्ते नाबूद कर दो, यानी कि उसको जड़ से मिटा दो। ठीक है, उसको कहते हैं निश्ते नाबूद कर दिया जाए उसको। हम बात करते हैं आगे चलकर मैट्रिमोनियल अलायंसेस की, कि कैसे राजपूताना और मुगल एम्पायर के अंदर जो है वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो है वो बनते हैं।
जोधा का ना, वैसे तो हम मैट्रिमोनियल अलायंसेस को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप वो जोधा के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जोधा का अलग ही स्वैग था शादी करते वक्त अकबर से। समझते हैं ज़रा इस चीज़ को। जी राजकुमारी जी, हमने निर्णय लिया है। इस ब्याह के लिए हाँ कहने से पहले हम शहंशाह से मिलना चाहते हैं। हमारी कुछ मांगे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने हुजूर को अपने शाही खेमे में तशरीफ लाने की दरख्वास्त की है। कौन है ये? चगताई खान। अकबर को भी लगा एक बार सुन लेना चाहिए, ऐसा क्या हो गया। जबकि राजपूतों की तरफ से ऑफर आया था कि हमसे रिश्ते अच्छे बनाओ, फिर भी उसने शहंशाह हिंदुस्तान को बुला लिया। ये जोधा का बाप। शर्तें क्या है? हमें पता नहीं। स्वैग देखो, कीजिए, शर्तें बाप को भी उसने नहीं तो पता। हमें बताने से भी इनकार कर दिया है। और यहां से पता लगेगा कि अकबर कितना टॉलरेंट रूलर है इन शर्तों के बाद। हम आपका स्वागत करते हैं। हम कैसे आभार व्यक्त करें कि आपने यहाँ पधार कर हमारी बात सुनने का कष्ट किया। हमारी 2 मांगे हैं जिनको स्वीकारने के बाद ही हम आपसे विवाह कर पाएंगे। और वो क्या है? हमारी पहली मांग है कि हमें अपना धर्म, अपनी आस्था और रहन सहन बनाए रखने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। किसी हालत में अपना धर्म बदलने को विवश नहीं किया जाएगा। डर है कि इस्लाम में ना बदल दे। आप मानते हैं? और हमें अपने प्रभु की मूरत साथ लाने दी जाएगी। कृष्ण जी। इसे बैठाने को महल के हमारे कक्ष में एक मंदिर की स्थापना कराई जाएगी। मुगल एम्पायर से डिमांड कर रही है। ये है हमारी 2 मांगे। इसकी जगह अगर औरंगजेब होता तो इमेजिन कर लो इसकी डेस्टिनी। Now Akbar's attitude towards religion, other religions. राजा भारमा की अजीजा बेटी ने हमारे हुजूर में 2 शर्तें रखी हैं। इन्हें मंजूर कर लेने पर ही वो हमसे निकाह के लिए हाँ करेंगे। पहली ये कि शादी के बाद भी वो अपने मजहब और रस्म और रवाज को महफूज रख सके, और दूसरी ये कि मुगल किले में उनके महल के अंदर एक मंदिर तामीर कराया जाए। आज पहली बार हमें राजपूत आन बान और शान का पूरा पूरा एहसास हुआ है। आमेर की राजकुमारी के बेखौफ जज्बे और सादगी को हम सलाम करते हैं। हम उन्हें यह बता दें कि हम भी इसी सरजमीन की पैदाइश हैं जिस पर वो पैदा हुई है, और हम भी वही जज्बा रखते हैं। हमारा फैसला है कि आमेर की राजकुमारी जोधा से यह रिश्ता हमें मंजूर है। उनकी शर्तें इंशाअल्लाह लफ्ज ब लफ्ज पूरी होंगी। तो यहां से आपने ये देखा कैसे मैट्रिमोनियल अलायंसेस की शुरुआत हो चुकी थी वैसे तो
पुराने टाइम पे भी, लेकिन अकबर के टाइम से इसको एक किक स्टार्ट और ज़्यादा मिलता है। और बात ये भी थी कि जैसा कि आपको मैंने जब नोबिलिटी की बगावत होती तो आदम खान की एक वीडियो दिखाई थी मैंने श्रेया, तो वो कोर्ट में क्या बोल रहा था कि जो सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शहनशाह जो है वो डरपोक है और उन्होंने राजपूतों के साथ रिश्ते ऐसे ही साझा कर लिए अपनी राजगद्दी बचाने को, है ना। तो वो भड़का रहा था ना उधर वो खड़े हुए, तो जब उसको रोकता भी है टोडरमल के ये कोई जगह नहीं है ये सब बातें करने के लिए, ये खानदानी मसला है, ये तुम नोबल कोर्ट में बातें मत करो। अकबर कहते नहीं इनको बोलने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि बोलने से कि ये पब्लिकली मेरे बारे में क्या राय लोग रखते हैं मुझे भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस की शुरुआत हो चुकी है और अकबर का आपको टॉलरेंट एटीट्यूड कितना अच्छे तरीके से देखा। अब अकबर का एटीट्यूड क्या सच में टॉलरेंट था कि नहीं था, इसकी एक और झलक देखते हैं हम लोग। अकबर का पहला एनकाउंटर इस बात से कि जो उसने शादी के टाइम पर जो डिमांड करी थी मंदिर इसने बनवा दिया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया जोधा जो है वो बड़ा ही बेखौफ जज्बा रखती थी। ऐसा नहीं कि मंदिर बन गया तो छुप छुप के डर डर के पर्दे के पीछे पूजा करेगी। मुगल किले में वो कर क्या रही है और अकबर का रवैया क्या होना चाहिए जब अकबर को यह पता है कि सारे के सारे लोग मेरे इस डिसीजन के खिलाफ हैं। मैंने जोधा से शादी करी, वो तो करी, लेकिन मंदिर का निर्माण करवाया मैंने और वो भी मुगल किले में। तो देखते हैं जरा अकबर का एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन, टुवर्ड्स अदर रिलीजन, और यहीं से इसकी शुरुआत होगी। इसके दिमाग में आएगा एक सपना दीन इलाही का। उलेमा की हालत खराब हो गई। टोडरमल, नवरतन, मीटिंग खत्म करने को बोला जाता है तकलिया, बोलेगा भी। दीवाने आम की कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। हिंदुज्म के बारे में जानता था लेकिन पहली बार फैमिलियर होगा जोधा के थ्रू, और यहीं से इसके दिमाग में आइडिया आएगा दीन इलाही का। ये सारे रिलीजन एक ही बात तो सिखाते हैं, प्यार। और अभी इसका देखना जब ये आएगा मिलकर, इसका ऑरा देखना कैसे चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा जिंदगी भर के लिए। कस्टम सीख रहा भी है कि चप्पल उतार के जाते हैं इनके मंदिरों में। हालत खराब, फट गई जोधा की। औरंगजेब होता अगर यहाँ पर तो पीछे से गर्दन काट देता। अब वो कुछ रिचुअल्स फॉलो करवाएगी कि अगर ये यहाँ तक आया है। जस्ट स्मार्ट ट्रेडिंग ऐप।
उसे कुछ नहीं पता कि क्या करा जाता है हिंदू रीति रिवाज में। वो दिया दे रही है। जोत लेने के लिए, उसे नहीं पता लेकिन क्या करा जाता है। सिंदूर। ये इसका एटीट्यूड है टॉलरेशन का टुवर्ड्स अदर रिलीजन। अकबर क्रॉनिकल्स में अपनी लिखवाता है कि जब जोधा की इस हरकत से जब उसने पहली बार देखा था कि हिंदू रीति रिवाज परंपरा धर्म कैसा है, उसको समझ में आया था कि सारे धर्म एक ही तो हैं, एक ही बात तो करते हैं, एक जैसे ही तो हैं। तो वो क्या करता है, यहां से उसका सपना शुरू होता है एक दीन इलाही का कि मैं सारे रिलीजन को मिक्स करके एक नया रिलीजन बनाऊंगा। अब उसका ऑरा देखो एक छोटे से सीन में ही आप। He is feeling so light after coming to aura of Hinduism. सारे बर्डन से मुक्त। यहां तक आप सबको पूरी की पूरी बातें क्लियर हुई? तो आगे बात करते हैं। अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजस्थान। अकबर जो है वो पूरी तरीके से वाकिफ था। ही वॉज अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ राजपूत किंगडम्स। उनको एलाई बनाना चाहता था अपना, क्योंकि बहुत बड़े एम्पायर का जो उसने सपना देखा है अपने उस सपने को साझा करने के लिए। ही ट्राइड टू विन ओवर द राजपूत्स वेयरएवर पॉसिबल एंड इंडक्टेड देम इनटू मुगल सर्विस। जैसे आपने देखा, जोधा से शादी होने से पहले एक राजपूत उसके दरबार में काम कर रहा है। कौन? टोडरमल। उसके बाद जोधा बीवी बनेगी, तो जोधा के खानदान वाले या दूसरे राजपूत जो किंगडम्स होंगे, ठीक है, जो राजा भारमल जो कि अकबर का ससुर होगा, जोधा का पापा, और उसके जो भी दोस्त होंगे उनको इंडक्ट करा जाएगा। और आपको पता है कि अगर किसी को वॉरफेयर में पहले हराया भी गया है तो ये उसको मनसबदार बना रहा है, उसके मनसबदारी राइट्स उसको रिस्टोर करवा कर दे रहा है, ठीक है। ही ऑल्सो एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द राजपूत रूलर्स। फॉर एग्जांपल, राजा भारमल जो अमेर का जो राजा था, किसका पापा? जोधा का पापा। ही मैरिड हिज एल्डेस्ट डॉटर जोधाबाई टू अकबर, एंड राजा भारमल हिमसेल्फ, हिज सन भगवान दास एंड ग्रैंडसन मान सिंह ज्वाइन द इंपीरियल मुगल सर्विस। मान सिंह के तो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं मुगल सल्तनत के लिए। अकबर के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट राजपूतों के साथ हाथ जोड़ने के बाद बड़े ही एक्सटेंसिव हो गए थे, और ज्यादा फोर्सेस जो थे उसमें शामिल हो गए थे, और राजपूत बड़े ही ब्रेव वॉरियर्स थे, तो हार उनको स्वीकार नहीं थी, है ना। गर्दन कटवा देंगे लेकिन शान नहीं जाने देंगे अपनी रणभूमि में। तो राजपूत किंगडम्स लाइक मेरता एंड जोधपुर, दे वर ऑक्यूपाइड विदाउट मच रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको अभी एक सीन दिखाया था, सबको वो पैगाम भेज रहा है। चित्तौड़ या मेवाड़ की घेराबंदी एक मेजर स्टेप इसके कैंपिंग में जो था टू अगेंस्ट राजपूत स्टेट्स। इट वाज द घेराबंदी ऑफ चित्तौड़, विच हेल्ड नॉट ओनली की टू द सेंट्रल राजस्थान बट अबव ऑल इट वाज द सिंबल ऑफ राजपूत स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस। 1568 में चित्तौड़ जो था, इट फेल आफ्टर अ गैलेंट सीज ऑफ 6 months। 6 महीने तक उसकी घेराबंदी होती रही और चित्तौड़ को झुकना पड़ा। एट द एडवाइस ऑफ हिज नोबल्स, राणा उदय सिंह retired to the hills, leaving the famous warrior जयमाल and पट्टा in charge of the fort। कौन से फोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर? चित्तौड़ के किले की। लार्ज नंबर ऑफ राजपूत सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर, लेकिन फिर भी इसको पूरी तरीके से झुकाया नहीं जा सका। एंड सम रेजिस्टेंस फ्रॉम द मेवाड़ साइड कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बाद में
महाराणा प्रताप जो था मेवाड़ का रूलर, ही पोज द मोस्ट सीरियस चैलेंज टू द मुगल एम्परर एंड डिड नॉट सबमिट बिफोर अकबर। सारे राजपूतों में ये नहीं माना था, तो एक बैटल हुआ था दोनों के बीच में, मुगल्स वर्सेस राजपूत, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। आपको पता ना, हम लोग बचपन में हिंदी में कहानियां सुनते थे, श्रेया, महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था, सुना है, चेतक। तो इन द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576, जब जोधा अकबर का सीरियल आता था ना, तो कुणाल याद होगा, महाराणा प्रताप का जो युद्ध वाला ये जो पूरा सीन था, इसकी जो बिल्डअप थी, 1.5 महीने तक वो सीरियल खींचा था इन्होंने, जोधा अकबर वाला। तो द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप वाज डिफीटेड बाय द मुगल आर्मी लेड बाय मान सिंह। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, मान सिंह ने बहुत काम करा है मुगल फोर्सेस को लिए। कैसे हो पाया ये सब संभव? मान सिंह क्यों अपनी वफादारी दिखा रहा है? बिकॉज ऑफ द मैट्रिमोनियल अलायंसेस which were established with the Mughal Empire, या between Mughal Empire and Rajputana kingdoms in the past। और ये किसका पोता था? राजा भारमल का, ठीक है। Following the defeat of Mewar, मोस्ट ऑफ द लीडिंग राजपूत रूलर्स एक्सेप्टेड अकबर सुजरेनिटी। आपने देखा ना, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था उन्होंने। आफ्टर द फॉल ऑफ चित्तौड़, रणथंबोर 1569 में, कलिंजार, दे वर कैप्चर्ड। 1570 में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, दे आल्सो सबमिटेड टू अकबर। और 1570 तक अकबर जो है उसने ऑलमोस्ट पूरे का पूरा राजस्थान जो है वो कैप्चर कर लिया था। सिर्फ यही नहीं मान रहा था महाराणा प्रताप मेवाड़ साइड से, लेकिन इसको भी हराकर 1570 तक अकबर जो है उसने अपनी टेरिटोरियल जो उसके टेरिटोरियल एम्बिशंस थे राजपूताना किंगडम्स को कब्जा करने के लिए, वो पूरे हो चुके थे। और जैसा कि हम पढ़ भी रहे थे, 1560 से लेकर 1576 इन 16 सालों में अकबर की एक्सपेंशनिज्म पॉलिसीज बहुत ग्रेट रही हैं। और 1570 तक पूरा राजस्थान इसके अंडर, मुगल एम्पायर के अंडर। तो वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट्स ऑफ अकबर वाज दैट इन स्पाइट ऑफ द सब्जुगेशन ऑफ द होल ऑफ राजस्थान, फिर भी कोई नफरत नहीं थी, नफरत की कोई भावना नहीं थी दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? राजपूत एंड मुगल्स। अकबर की जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स राजपूत, जिसको अकबर की राजपूताना पॉलिसी या राजपूत पॉलिसी कहा जाता है, इट वाज कंबाइंड विद ब्रॉड रिलीजियस टॉलरेंस। ब्रॉड रिलीजियस टॉलरेंस आप ऐसे ही देख लो, जोधा से शादी करने से पहले उसकी डिमांडों को स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कहता ना, इंशाल्लाह लफ्ज ब लफ्ज इनकी मांगे जो है वो पूरी होंगी। आगे चलकर ऐसा भी नहीं है, इसकी ऑलरेडी एक बीवी थी जो कि इस मूवी में नहीं दिखाई हुई है, क्या नाम था उसका, रुकैया बेगम, ठीक है, रुकैया बेगम। लेकिन फिर भी मलिका हिंद का खिताब, मलिका हिंद का टाइटल किसको मिलता है? जोधा को। मलिका खास कौन होती है? जोधा। देखो, रानियां बड़ी सारी राजाओं की वो पहले होती थी, तो किसी को तो आपको प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा ना। तो ही अबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स 1563 एंड लेटर द जिजिया। एक्चुअली होता ये यही था, लेकिन ये अकबर के टाइम पर पिलग्रिम टैक्स ना, मतलब यहां पर रिलीजियस पिलग्रिम टैक्स की बात नहीं हो रही है। आपको बॉर्डर क्रॉस करके या मतलब किसी और टेरिटरी में जाना है तब भी आपके ऊपर वो लगेगा। और प्रॉपर तरीके से अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करके कहीं और जाना है, अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पर आपका लगेगा रिलीजियस पिलग्रिमेज टैक्स, जिजिया। ही ऑल्सो प्रोहिबिटेड फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अभी उसने देखा ना आपने, जब वो उसने एक राजपूताना रूलर को, जिसको बैरम खान मारने वाला था, उसने बोला ना कि इसका कन्वर्जन नहीं होगा और शानो शौकत के साथ ट्रीट करा जाएगा। चगताई खान वापस छोड़ने जाता ना उसको। And it is noteworthy to add that the Rajput policy of Akbar proved to be beneficial to the Mughal state as well as the Rajputs। ये सब एटीट्यूड, ये सब रवैया राजपूतों को पसंद आएगा अकबर का कि नहीं आएगा? बताओ। बिल्कुल आएगा। The alliance on one hand secured the services of the bravest warriors to the Mughals। मतलब ये जो दोस्ती यारी का जो हाथ था दोनों के बीच में, मुगल्स और राजपूत के बीच में, तो ये जो अलायंस जो थी, ये जो रिश्तेदारी थी, एक इससे क्या फायदा हुआ? एक तो मुगल सल्तनत को सबसे वफादार और सबसे बहादुर सिपाही जो है वो मिल गए काम करने के लिए। वेयरएज ऑन द अदर एंड इट एंश्योर्ड पीस इन राजस्थान। और बड़े सारे जो राजपूत मनसबदार जो थे,
दे वर असाइंड देयर ओन टेरिटरीज नोन एज वतन जागीर। 7th क्लास के एनसीईआरटी में भी मैंने आपको टर्म दिखाया ना, कि दोबारा उनके लैंड राइट्स को रिस्टोर करना और उनको बोलना कि आपका ये लैंड है, दिस इज योर वतन एंड यू हैव जागीरदारी राइट्स हियर विच वॉज हेरिडिटरी एंड नॉन ट्रांसफरेबल। ये आपके ही रहेंगे और किसी और को नहीं मिलेंगे जब तक हम हैं। दे ऑल्सो रोज टू इंपॉर्टेंट पोजिशंस इन द मुगल सर्विसेज, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन अकबर के बड़े क्लोज कौन लोग थे, कितने लोग थे? नो 9 पीपल, 9 लोग थे। नवरत्न, जिसमें से बीरबल, टोडरमल, ये सारे के सारे लोग शामिल थे। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।